नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि बहुत तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। आज की कक्षा अपने विशेष कक्षा ले रहे हैं। हिंदी का एक प्रश्न पत्र है जो अब रीट आधारित है। गद्यांश को किस प्रकार से हल करना है, गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से समझ के उत्तर देने हैं। सारा आपका पूरा पेपर है जो विश्लेषण के तौर पे देखा जाए और उसके बाद परखा जाए और आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करने के बाद मुझे बताएं कि आज के प्रश्न पत्र आपके कैसा रहा, कितने प्रश्न आते हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न पत्र की। चलते हैं। प्रश्न पत्र एक होगा हिंदी का जो आपके गद्यांश आधारित है। इस गद्यांश को पहले पढ़ें और मैं इस सारे गद्यांश के एक एक शब्द की व्याकरण आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद प्रश्नों पे आएंगे। यानी रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही घर की कथा वृहद रूप से वर्णन की गई है। तो अब आपको पूरा पढ़ने से पहले एक एक शब्द की व्याकरण देखनी है। यहाँ आपका शब्द है व्याकरण, यानी ये व्याकरण आपकी किस प्रकार से है। रामायण। अब रामायण में आपकी संधि क्या होगी देखिए। सबसे पहले पूछा जाए, संधि भी है, समास भी है, तो राम प्लस अयन क्या हो जाएगी इसकी संधि? राम प्लस अयन। अब यहां पर कई लेखक इसको दीर्घ कर रहे हैं। बेटा दीर्घ नहीं, या दीर्घ हो भी रही लेकिन न का ना होता है। इस संधि को आप व्यंजन करना। परीक्षा में कभी भी ध्यान देना, दीर्घ भी आ जाए व्यंजन भी आ जाए तो ये संधि आपकी व्यंजन होगी। 2014 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, दीर्घ नहीं मानी जाएगी। और राम के जीवन पर आधारित पुस्तक अर्थात रामायण। दूसरा, रामायण आपकी संधि संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक। कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब एक यह है, यह शब्द क्या है पूछा जाए। सबसे बड़ी विशेषता ये विशेषण है, गुणवाचक। और यह आपका सर्वनाम है। मैं पढ़ रहा हूं, उससे पहले आप फटाक से बता भी सकते हैं, बाकी इसके प्रश्न आपके आए गए। यह विशेषता यह है कि निश्चित है। यहां पे सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसमें ये आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, जो यौगिक सर्वनाम है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यह वह ये निश्चित सर्वनाम के रूप में भी होते हैं, पुरुषवाचक में भी होते हैं, संबंधवाचक में भी होते हैं और सार्वनामिक विशेषण में भी होते हैं। अपने क्लास में एक एक आपको विश्लेषण बता चुका है, तुलना करके आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पे उसमें ये यौगिक है, इसलिए ये अन्य पुरुष का सर्वनाम होगा। एक है वो संख्यावाची विशेषण है। ही निपात है जो अवयव के रूप में माना जाता है। अवयव 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके अलावा एक निपात भी होता है, ही है, भी है, जहाँ बलाघात का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं। यहाँ ये निपात है। घर जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक में पूछा जाए तो घर एक समूह का रूप बोध भी करवाता है। समुदाय भी है। यदि समुदाय और जाति दोनों होते हैं तो समुदाय करना, समुदाय भी एक जाति का हिस्सा है। ये वाक्य को जोड़ने के लिए किया आया है। यहाँ पे की हट जाता है तो निर्देश विराम चिन्ह भी आता है। कथा, ये कथा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। वृहद रूप, बड़ा रूप, गुणवाचक विशेषण है, से वर्णन की है। तो अब यहाँ पे एक वाक्य बनता है आपका। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? यहाँ से पूरा रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही घर की कथा वृहद रूप से वर्णन की है। अब पूछा जाए तो यहाँ तक कौन सा वाक्य होगा? रचना के आधार पर सरल होगा, मिश्रित होगा, संयुक्त होगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे पूरा वाक्य आपको बता चुका हूँ कि 2 वाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र कहो चाहे मिश्रित कहो, तो ये आपका वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में जो धर्म बंधन होता है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है, वह इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है कि सहज ही में महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता है। तो अब पिता पुत्र,
पिता और पुत्र द्वंद्व समास है आपका। भाई भाई में, भाई और भाई में द्वंद्व समास हो जाएगा। पति पत्नी में, पति और पत्नी में। जो धर्म बंधन, यहाँ पे एक वाक्य बनेगा, ध्यान देना, चित्र बता रहा हूं। जो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, धर्म बंधन, धर्म से बंधन, यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। धर्म है वो जातिवाचक संज्ञा भी है, होता है क्रिया है। जो आपका संबंधवाचक है। प्रीति यानी प्रेम, और भक्ति, भज प्लस तिन प्रत्यय है। संस्कृत में नहीं तो हिंदी बोला जाता है तो ती प्रत्यय हो जाएगा, भज प्लस ती। भक्ति का संबंध होता है वह। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया कि सहज ही में महाकाव्य के अनुरूप कहा जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा जाए तो ये वह सर्वनाम कौन सा, यहाँ आपका प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर। तो यहाँ पे वह दो वाक्य आते हैं, आपको मैंने कई बार समझा दिया है। जहाँ एक ही मान लो प्रकार के दो वाक्य होता है, दूसरा वाक्य शुरुआत के सर्वनाम से होता है, वहां अधिकतर सर्वनाम आपका संबंध होता है। क्यों? कि उनके लिए जहाँ पे जो है, यहाँ पे जो के है, जो का सो आना चाहिए, लेकिन आप वर्तमान में सो को अपन वह में बदल सकते हैं। तो ये इनके साथ बता रहा है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है वही संबंध, यानी वो संबंध कह सकते हैं, वही संबंध कह सकते हैं। इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है, इसलिए ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, वह मैंने कितनी बार बताया, वह पुरुषवाचक में भी होता है, अन्य पुरुष भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, निश्चयवाचक भी होता है, और सांकेतिक यहाँ सार्वनामिक विशेषण भी होता है, लेकिन चारों की स्थिति अलग अलग होती है। इसमें ये भी आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। इतना ऊंचा ये आपका, इतना ये भी सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। ऊंचा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। दर्शाया गया है कि सहज ही में, सरल ही में ही निपात हो जाएगा। महाकाव्य, महान है जो काव्य, कर्मधारय समास है के अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनु उपसर्ग है, रूप मूल पद है, और अनु उपसर्ग आता वहां हमेशा अव्ययी भाव समास आता है। तो अनु में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पे भी आपका वाक्य पूछा जाए कि वह, इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है कि ये की आता है वो हमेशा मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य का भेद पूछा जाए तो संज्ञा का उपवाक्य, चाहे मिश्र वाक्य का भेद पूछे चाहे उपवाक्य का भेद पूछे, तो ये आपके क्या होगा? संज्ञा का उपवाक्य। अन्य महाकाव्यों में ये भी आपका कर्मधारय समास है। गौरव, गौरव शब्द में आपको मूल पद क्या है? गुरु प्लस क्या हो जाएगा? अ। ध्यान देना अच्छी तरह से, या अप्रत्यय है, ये गुरु प्लस अ से क्या बन जाएगा? गौरव, जो ये भाववाचक शब्द बन जाता है। यहाँ पे कभी भी ध्यान देना, ये शब्द आपके किस प्रकार से रचना होती है, कभी पूछ सकते हैं गौरव में मूल पद क्या है, प्रत्यय क्या है, तो गुरु हो जाएगा मूल शब्द, अ हो जाएगा प्रत्यय। उनमें वर्णन किए गए हैं, उनमें ये भी आपका ध्यान देना निश्चयवाचक सर्वनाम है। वर्णन किए गए, विजय, विजय प्लस अ, अयादि संधि आपकी, विजय प्लस क्या हो जाएगा? अ। ये कौन सी संधि है? अयादि। शत्रु दमन, शत्रु का दमन, शत्रु का दमन, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष आपका समास है। और दो विरोधी, विहि प्लस रोधी, वि उपसर्ग है। विरोधी पक्षों का आपस में रक्तपात, रक्त से पात, रक्त से पात काटते लथपथ, खून से लथपथ, कारण तत्पुरुष है। एक आदि और आदि कभी पूछा जाए, युग्म शब्द भी है, आदि काटते प्रारंभ, और एक आदि, आदि का हो जाए आदतन, घटनाओं के वर्णन से होता है। परंतु अब यहाँ पे एक वाक्य बहुत अच्छा बनेगा, ध्यान देना। यहां से देखिए, अन्य महाकाव्यों का गौरव, उनमें वर्णन किए गए विजय, शत्रु दमन और दो विरोधी पक्षों का आपस में रक्तपात आदि घटनाओं के वर्णन से होता है। परंतु रामायण की महिमा राम रावण के युद्ध के कारण नहीं। रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे दो उद्देश्य और दो विधेय हो गए, दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। तो अब दूसरी बात कैसे आया? परंतु जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में संयोजक शब्द आता है, वह हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, या दो ही उद्देश्य दो ही विदेशी वाक्य मिलकर बना हुआ हो और किसी संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ हो, वह संयुक्त वाक्य होता है। याद नहीं रहता है तो इसकी पहचान याद कर सकते हैं। पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अपितु, तथा, और, एव, इसलिए, यथा, तथा, ये आपके किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। अच्छी तरह ध्यान देना, मूल रूप से क्या आएगा? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अपितु, ध्यान देना अच्छी तरह से, और, जबकि, ये सारे के सारे अधिकतर किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में।
कभी कभी मिश्रित में भी आता है, तो मिश्रित में क्या, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, इसमें दोनों स्वतंत्र होंगे, दोनों प्रधान होंगे। रामायण बता चुका हूं मैं आपको। महिमा, ये भी गुणवाचक विशेषण है। राम रावण, यानी राम और रावण द्वंद्व समास है। रावण में संधि क्या हो जाएगी, रऊ प्लस अन, आव, रऊ प्लस क्या हो जाएगा, अन, यानी अयादि संधि। ध्यान देना अच्छी तरह से। रावण में कि युद्ध, युद्ध प्लस ध, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। युद्ध प्लस ध, ये संयुक्त व्यंजन आता है तो द का तीसरे का चौथा हो जाता है, के कारण नहीं है। इस युद्ध घटना, युद्ध की घटना का वर्णन तो केवल, तो निपात है, केवल राम और सीता की उज्जवल दाम्पत्य, ये भी द्वंद्व समास है आपका। और ये जो द्वंद्व समास है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। युद्ध जातिवाचक है। उज्जवल, उज्जवल में संधि क्या हो जाएगी, उद प्लस ज्वल। कभी कभी उद के साथ में उद ना आता है तो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। हिंदी में दोनों आते हैं तो हमेशा ध्यान देना, हिंदी में उत वाला राइट करें, दोनों आते हैं तो उत राइट करें हिंदी में, और संस्कृत में ये का ये उद हो जाएगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। और उपसर्ग पूछा जाए तो उत उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत। दोनों पूछे तब, नहीं तो एक कोई पूछे तो आप कर सकते हैं। पटवार में 2011 में पूछ लिया था दोनों, और कई बार कोर्ट में भर्ती चली गई थी और आखिर में उत को राइट माना। तो दोनों पूछे तो आपको हिंदी में उत करना है, संस्कृत में उद होगा। दाम्पत्य, दाम्पत्य ध्यान देना अच्छी तरह से, युग्म शब्द है, पति और पत्नी को बोलते हैं। प्रेम का दर्शन, प्रेम का दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन शब्द है, कभी भी एक वचन नहीं होता है। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, कराने के लिए हैं। रामायण में केवल यही दिखाया गया है, यही, यानी यही निश्चय है। क्या दिखाया गया है, राम और सीता के दाम्पत्य प्रेम को, तो यही निश्चय हुआ कि वास्तव में ये दिखा गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिखाया गया है कि, वापस की आ गया, कि आता हुआ हमेशा मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य पूछा जाए तो संज्ञा का उपवाक्य। पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, यानी राम का अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा का पालन। भाई का भाई के लिए आत्मत्याग, जैसे भरत ने राम के लिए, श्री राम जी के लिए क्या आत्मत्याग कर लिया था, सब कुछ राज का सब छोड़ दिया, सुख सुविधा सब त्याग कर दी, किसके लिए, भाई के प्रेम के लिए। तो आत्मत्याग, आत्मा का त्याग, या आत्मा के लिए त्याग, आत्मा से त्याग, आत्मा का त्याग करना, संबंध तत्पुरुष है। पत्नी की पति के प्रति निष्ठा, पत्नी की यानी सीता जी की अपने पति श्री राम जी के प्रति निष्ठा, साथ में सब सुखों को छोड़ करके, राजकाज को छोड़ के पति की सेवा में चले जाना। निष्ठा, यहां पे संधि हो जाएगी, नी प्लस स्था, नी प्लस क्या हो जाएगा, स्था, उपसर्ग क्या हो जाएगा, नी, निष्ठ नहीं होगा, उपसर्ग नी होगा। आगे, और राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, राम का कहां तक जा सकता है, यानी पत्नी तक छोड़ सकते हैं, ये राजा का दायित्व। देखो किस प्रकार से उन्होंने सीता जी का अंत में परित्याग किया था। किसी देश, या देश जातिवाचक है, किसी, ध्यान देना, किसी देश, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। अच्छे से ध्यान देना, किसी यानी संज्ञा, सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आते ही वो हमेशा विशेषण हो जाता है। जब विकल्प में आप सर्वनाम नहीं होता है तब अनिश्चय, ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। के महाकाव्य बता चुका हूं मैं इस प्रकार की व्यक्ति, वी प्लस अक्ति, यण संधि है, वी उपसर्ग है। विशेष, वी प्लस शेष, यानी वी उपसर्ग और शेष मूल पद। पारिवारिक, परिवार प्लस एक, ये परिवार मूल शब्द है, एक प्रत्यय हो जाएगा। संबंध इतना, इतना ये आपके अन्य पुरुष हो जाएगा, ध्यान देना। संबंध इतना वर्णनीय है, इतना वर्णनीय, ये संबंध वाचक के रूप में है, लेकिन इतना से पूछा जाए तो निश्चित का बोध कराएगा। ध्यान देना, मैंने पहले बताया था निश्चय नहीं निश्चित होगा, तो निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष नहीं होगा। वर्णन प्लस ई है, वर्णन मूल शब्द ई प्रत्यय हो जाएगा। नहीं समझा गया है तो ये तो आपके इस प्रकार से सारे मैंने प्रश्न बता दिए। अब आपको परीक्षा में इस प्रकार के गद्यांश से 5 सवाल पूछेंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, आपको इनकी एक एक शब्द की व्याकरण आएगी तभी इनका काम चलेगा। स्पष्ट ध्यान देना, एक एक शब्द की व्याकरण आनी जरूरी है। और ये मैं आपको आराम से एक एक टॉपिक वार करवा चुका हूं, और एक एक टॉपिक आपको वापस लाइव क्लास में भी आपको वापस ऐसे अभ्यास करवाएंगे टॉपिक वार अनुसार। अभी तो टेस्ट सीरीज चल रही है, जब भी आपको वापस करूंगा थोड़े दिनों बाद ही, यानी एक बार सारे टॉपिक की टेस्ट सीरीज आ जाए उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्लास लूंगा। तो ये अब प्रश्न है, अब आपके प्रश्न क्या पूछे हैं देखो। अब आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे।
मैं बता चुका हूं, अब आप बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहले होते तो आपके समस्या हो जाती। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, व्यंजन। यहां पे आपको संधि कौन सी करनी होगी? व्यंजन करनी होगी, बता चुका हूं। अधिकतर कई गाइड में दीर्घ भी बताई हुई है, यानी राम प्लस क्या है? अयन। तो यहाँ पे अयन न है, न का न हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। हाँ, व्यंजन विकल्प में नहीं है तो आप दीर्घ कर सकते हैं, लेकिन दोनों होती है तो आपको व्यंजन संधि राइट करनी है। इस बात को विशेष नोट कर लेना अच्छी तरह से, चाहे दीर्घ हो चाहे स्वर हो, आपको व्यंजन ही करनी है। पूछी हुई संधि ये अच्छी तरह ध्यान देना। संधि है, समास है और आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द अर्थात इस शब्द को देखना है। ये आपका गद्यांश के ऊपर जा सकते हैं। रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है, निश्चित है, मैं बता चुका हूं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, नित्यवाचक है, निजवाचक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो यह नित्य में आता है, पुरुषवाचक में आता है, अन्य पुरुष में आता है, लेकिन यहाँ पे यह है वो निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो विकल्प नंबर क्या होगा? 2 राइट होगा। अब ये अधिकतर मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी सवालों के माध्यम से आप देने की कोशिश करें। एक एक शब्द की व्याकरण में बता चुका हूं, तो इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा, पता लग जाएगा सवालों का। दूसरा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आपको बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो रामायण है, विजय है, पत्नी है, महाकाव्य। तो अब आपको देखो यहाँ पे स्पष्ट पड़ा है, किसी पुस्तक का नाम आ जाए, ग्रंथ का नाम आ जाए, पौराणिक पुस्तकों का नाम आ जाए, तो नाम को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ कौन सी संज्ञा है आपकी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। विजय, विजय प्लस संधि भी है और ये गुणवाचक विशेषण है, पत्नी। और महाकाव्य बता चुका हूं, महान है जो काव्य, कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 3। अब ये प्रश्न मैं आपको पहले गद्यांश बता चुका हूं, बता सकते हैं। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त समास है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? उपसर्ग आता है, तो उपसर्ग हमेशा कौन सा आता है? अधिकतर सारे उपसर्ग किसमें आते हैं? अव्ययीभाव समास में। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष है नहीं, कर्मधारय है नहीं, और कर्म तत्पुरुष ये भी नहीं दिया है। देखो तत्पुरुष कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अनु करते पीछे रूप के अनुसार, ये आपका अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 5। रावण शब्द में प्रयुक्त संधि है। एक शब्द रावण, इसमें आपकी संधि कौन सी है? बता चुका हूं पहले, रावण आव, तो रऊ प्लस अन, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। ये आपको पहले बता चुका था, कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। रऊ प्लस क्या हो जाएगा? अन, औ प्लस आव, यानी अय, आय, औ और आव, ये अयादि संधि में होते हैं। अय बना है ए से, आय बना है ऐ से, औ बना है ओ से, और आ बना है औ से। तो इस प्रकार से राव, रावण, तो औ प्लस अ, यानी क्या हो जाएगी? अयादि संधि। विकल्प नंबर 4 आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग है। ये भी सारे के सारे गद्यांश में आप करवा चुका हूं। उज्ज्वल में संधि भी है और आपका उपसर्ग भी है, तो आपको बताना है, मैं दोनों बता रहा हूं। उद, जो उद भी है, उत भी है, तो ऐसे स्थिति में आपका ध्यान देना, दोनों आते हैं तो आपको उत उपसर्ग करना है। अब यहां वैसे हलंत है ही नहीं, उत नहीं है तो उद आता है, तो हमेशा उत कौन सा? हलंत वाला होगा, उद बोला जाएगा। ये भी सही होता है, लेकिन दोनों आ जाए तो हिंदी में आपको किसको करोगे? उत करोगे। दोनों नहीं आता है तो दोनों जो आए, ये भी राइट है और ये भी राइट है। संस्कृत में दोनों आते हैं तो संस्कृत में उद होता है, ना कि उत होता है। ऐसा एक बार पूछा हुआ शब्द है, इसलिए इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7। धर्म बंधन शब्द में समास है। मैं आपको करवा चुका हूं। धर्म से बंधन, धर्म में बंधन, धर्म का बंधन, धर्म के लिए बंधन। तो धर्म से बंधन, बंधे हुए हैं, यानी कर्ण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। यहाँ पे तत्पुरुष है, यदि तत्पुरुष होता और उसका भेद होता तो क्या हो जाता? कर्ण तत्पुरुष, धर्म से बंधन। आगे है निष्ठा में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये भी पीछे बता चुका हूं। निष्ठा, नी प्लस स्था, संधि क्या हो जाएगी? नी प्लस क्या है? स्था। नी प्लस क्या है? स्था। तो उपसर्ग क्या है? नी। क्या हो जाएगा? नी, ना कि निस। और मूल पद क्या है? स्था, जो संस्कृत के स्था धातु से बना हुआ है। तो इस ऐसे प्रश्न आते हैं तो उपसर्ग निस मत करना। निस में उपसर्ग जैसे बहुत सारे होता है, जैसे ये हो सकता है निष्कर्ष, तो इसमें हो जाएगा निस।
क्या हो जाएगा, निस। इसमें निस प्लस था नहीं होगा, नी प्लस स्था, तो उपसर्ग हो जाएगा नी। या विद्यार्थी नुकसान करेंगे, कईयों ने निस किया है लेकिन गलत होगा, उपसर्ग हो जाएगा नी। आगे बढ़ते हैं। जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है वह इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा सर्वनाम है। ये दो वाक्य आते हैं, तो दो वाक्यों को सावधानी से पढ़ें। दोनों वाक्य में आगे से भी कोई सर्वनाम है और दूसरा किसी सर्वनाम से स्टार्ट होता है, यह वह कोई, तो बिना सोचे समझे आपको संबंधवाचक सर्वनाम कर लेना है। कौन सा सर्वनाम कर लेना है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये वह है, वो आपका कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक है नहीं, नित्यवाचक है नहीं, निजवाचक है नहीं, संबंधवाचक हो जाएगा। अब वह का पुरुषवाचक में होगा तो क्रिया से जुड़ा होगा। वह आजकल कुछ नहीं करता, वह आजकल कुछ नहीं करता। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, 4 विकल्प दे रहा हूं। वह आजकल कुछ नहीं करता। अब देखो यहां वह आ गया, तो अब ये वह सीधा क्या हुआ, क्रिया से जुड़ गया। यानी राम या बालक आजकल कुछ नहीं करता, तो संज्ञा हो जाता। संज्ञा के स्थान पर आ गया तो क्या हो जाएगा, सीधा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। दूसरा आपका वह मेरा विद्यालय है, वह मेरा विद्यालय है। अब यहां पे क्रिया है का, नहीं है, तो वह अर्थात सर्वनाम के बाद में क्या हो गया, सर्वनाम, वह मेरा, तो ये हो जाएगा नित्यवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, नित्यवाचक सर्वनाम। अच्छी तरह ध्यान देना। यानी अब आपका वह यहां पे भी है, वह यहां पे भी है। अब यहां तीसरा वह कहां है, देखो, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है वह या वही। अब यहां वह है तो यहां वह क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। संबंधवाचक कैसे हुआ कि दो सर्वनाम आ गए, ये सर्वनाम संबंध से स्टार्ट हुआ, संबंध से ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि यहां पे संबंध नहीं होता है तो यह वह यहां पे नित्यवाचक हो जाएगा। जैसे कोई भी ऐसा आता है जो उसके अकॉर्डिंग, यानी ये देखो जो के साथ सो आता है तो होगा, यानी हमारा देश भारत है, यह हम सभी जानते हैं, तो दो वाक्य जाता है। यहां पे भी आगे, लेकिन यहां यह हम सभी जानते हैं वो निश्चित हो जाता है। यहां संबंध कैसे हुआ कि आगे से संबंध से स्टार्ट हुआ है और जो के साथ सो है, जैसे के साथ वैसे है, यहां के साथ वहां, इस प्रकार से आते हैं, वह हमेशा संबंधवाचक होता है। आगे देखो, ये विशेषण कब होगा, वह विद्यालय मेरा है। अब इसको उल्टा कर दो, वह विद्यालय मेरा है। अब यहां पे सर्वनाम है ही नहीं, सर्वनाम पूछ लिया, विशेषण पूछ ले, तो ये वह यहां पे हो जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों हुआ, क्यों, यहां पे संज्ञा शब्द, सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आ गया। क्या आ गया है, संज्ञा शब्द आ गया है, इसीलिए यहां वह है वो क्या है आपका सांकेतिक कहो या सर्वनामिक कहो, विशेषण हो जाएगा। ये देखो वह यहां संबंधवाचक हो गया, या आपका पुरुषवाचक हो गया, या आपका नित्यवाचक हो गया, या आपका विशेषण हो गया। ये चारों स्थिति तुलनात्मक रूप से करें। अब मान समझ गए होंगे, आप इसको समझ गए होंगे और आप ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं करेंगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो एक एक टॉपिक अपन आगे क्लास लेंगे, तब वापस समझा दूंगा। चलते हैं आगे, प्रश्न दूसरा गद्यांश। अब ये दूसरे गद्यांश में पहले सारा बंद कर लेता हूं, उसके बाद में आपको इनके माध्यम से जो प्रश्न बताएंगे, यहां पहले आपको मैं इसके प्रश्न बता देता हूं, बाद में पूरा अभ्यास करवा देता हूं। ये ठीक करूंगा, नहीं तो आप बता दोगे इसमें कौन सा प्रश्न है। पूर्वोक्त में सही संधि विच्छेद है। पूर्वोक्त में सही संधि विच्छेद क्या है, पूर्व प्लस उक्त है, पूर्व प्लस उक्त है, पूर्व प्लस उक्त है, पूर्व प्लस युक्त है, यानी उप अ प्लस अ। यहां पे ध्यान देना, अ है या उ है, तो यहां पे उ सब में आ रहा है, यू भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये सही है, लेकिन यहां पूर्व गलत हो जाएगा, ये पूर्वा भी गलत है, तो अब तीनों तो आपके गलत हो गए। क्या हो जाएगा, पूर्व प्लस उक्त, अ प्लस उ, अर्थात गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। अ प्लस उ से अ आके बाद में उ आने से ओ हो जाता है। ध्यान देना, ई आने से ए हो जाता है, तो ये संधि हो जाएगी आपके गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। सारे भारतवर्ष का परिचय मिलता है, या सारे शब्द है रेखांकित है, वो क्या है।
संज्ञा है, सर्वनाम है, संख्यावाचक है, आपका परिणाम है, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाणवाचक, परिणाम परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होना चाहिए, परिमाणवाचक, ध्यान देना क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ लिखते में थोड़ा गलत मिस्टेक हुआ है, मैं लिख देता हूं परिमाण, माप तोल, सारे भारतवर्ष में। जल्दी बताइए, स्क्रीन पर आपका ये रहा प्रश्न, अब इसका उत्तर कैसे बताओगे। यानी यहाँ पे आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। अधिकतर बच्चे इसको गलत करेंगे, समझेंगे तब तो अच्छी तरह करेंगे, और जिन्होंने नहीं समझा है वो गलत करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, सारे भारतवर्ष का परिचय मिलता है, यहाँ कौन सा आपका सर्वनाम है, सारे। तो अब यहाँ पे सारे सब लिखा है, एक ध्यान देना, सारे भारतवर्ष, तो भारतवर्ष का परिचय ये है कि सारे भारतवर्ष में लोगों से है, यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाची विशेषण, और संख्या क्या क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये पीछे संज्ञा शब्द आ गया भारतवर्ष, यानी सर्वनाम के बाद हमेशा संज्ञा शब्द आती है, वो हमेशा विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, विशेषण। ये आपका कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, बहुत सारे हैं चारों में, लेकिन संख्या आते ही यहाँ पे संख्या हो गया। ये का ये यहाँ पे वह या कोई यह या कोई सर्वनाम आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ध्यान देना, सार्वनामिक या सांकेतिक। लेकिन यहाँ पे भारतवर्ष संज्ञा शब्द यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ संख्या का बोध कर रहे हैं सारे भारतवर्ष में। तो सारे भारतवर्ष करते परिचय मिलता है, परिचय के भारत देश का, यानी यहाँ पे संख्या का बोध करवा रहे हैं। यदि यहाँ पे सारा शब्द आ जाता है, सारा अपने आप में क्या रहेगा, परिमाण का बोध करवाता है, और सारे अपने आप में क्या कराते हैं, संख्या का बोध करवाते हैं। कई बार पूछा हुआ है सारा भारतवर्ष, तो सारा भारतवर्ष आगे शब्द कुछ भी है, लेकिन ध्यान देना होगा अधिकतर सारा है जो परिमाण में होगा, सारे है वो संख्या में होंगे। तो यहाँ पे आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इससे यह मालूम होता है रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इससे यह, अब यहाँ यह क्या है, निश्चितता का बोध हुआ है, इससे यह मालूम होता है सर्वनाम के बाद सर्वनाम, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। या पुरुषवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, सीधा आपका कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे हुआ, सर्वनाम के बाद सर्वनाम का प्रयोग होने से निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम शब्द में प्रयुक्त संधि है। गृहस्थ आश्रम, तो ये होगा गृहस्थ आश्रम शब्द में प्रयुक्त संधि है। गृहस्थ प्लस क्या है, आश्रम। बता दीजिए कौन सी संधि है, यण है, दीर्घ है, अयादि है, व्यंजन है। तो गृहस्थ प्लस आश्रम कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। आगे आते हैं। यथार्थ शब्द में समास है। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, दीर्घ संधि है, अर्थ के अनुसार, यथा एक अव्यय है, तो यहां समास कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों के गलत होते ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। सुभीते शब्द का अर्थ है, सुभीते एक शब्द या सुभीते, तो ये गद्यांश के माध्यम से करना होगा। तो गद्यांश के माध्यम से ये सरल शब्द बनेगा। तो गद्यांश में आप आते हैं, वापस देखिए गद्यांश कहाँ आया हुआ है, गद्यांश में तो यहाँ पे देखो। अब गद्यांश में हमारे ही सुख सुविधे के लिए, सुविधे या सुख सुविधाओं के लिए, तो यह सुविधे का अर्थ क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं गद्यांश के माध्यम से, यानी सुविधा। क्या हो जाएगा, सुविधा शब्द हो जाएगा सुविधे का। ऐसा शब्द, एक शब्द का अर्थ आप पूछा जाएगा, उस गद्यांश के माध्यम से कोई भी एक शब्द पूछा जाएगा। ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं और रटने की जरूरत नहीं। गद्यांश में ऐसा शब्द बनेगा तो ही पूछा जाएगा, बिना गद्यांश का शब्द ही नहीं पूछा जाएगा, गद्यांश के माध्यम से ही पूछा जाएगा। आगे आते हैं। गृह शब्द का राजस्थानी भाषा में अर्थ है। अब L1 में एक राजस्थानी शब्द जोड़ा हुआ है जो ऊट अपन रोज बोलते हैं, ऐसे शब्द पूछा जाएगा गद्यांश के माध्यम से। जैसे गृह शब्द को आवास बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, ढाणी बोलते हैं, मकान बोलते हैं। यानी राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी का अर्थ अपनी भाषा में, तो ढाणी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गृह को ढाणी। तो एक ऐसा प्रश्न भी आपके आएगा, ढाणी क्या शब्द है ये, ढाणी। तो ये ऐसा शब्द आपके आएगा। अब इसमें आप रटने की जरूरत नहीं है, जो रोज बोलते हैं वैसे आएंगे ये, जो अपने दिनचर्या में काम लेते हैं। इससे ये मालूम होता है कि भारत में गृह और गृह धर्म कितने महान समझे जाते थे। रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है।
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे जब की आता है किसी वाक्य को जोड़ने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य कौन सा और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, घबराने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आप इसको पहचान सकते हैं की को, या आपके आएगा निर्देशक विराम चिन्ह। जैसे गांधी जी ने कहा कि नहीं, गांधी ने कहा, निर्देश दिया जीवों पर दया करो या सदा सत्य बोलो, तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य। कैसे पहचाने, यहाँ तो की से करो छोटे वाले में, यहाँ एक निर्देशक विराम चिन्ह दोनों वाक्यों के बीच में आता है, वह हमेशा आपका मिश्र वाक्य होता है। इस बंधुओं इस बात का ध्यान रखना। तो सीधा कौन सा वाक्य हो गया, मिश्रित कहो चाहे मिश्र कहो, ये एक ही वाक्य है। ये आपके तीसरी इकाई है, वो 3 अंक के प्रश्न पक्के आएंगे, उद्देश्य विधेय के और वाक्य की रचना के आधार पर कितने हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं। अब यहां एक वाक्य और दिया आपको, पदबंध। रामायण उसी गृहस्थ आश्रम के महत्व को दिखाने वाला महाकाव्य है। तो अब यहां पे बता देता हूं, सीधा आपको रेखांकित शब्द यहां तक है, महाकाव्य दिखाने वाला महाकाव्य है। तो अब रेखांकित शब्द में पदबंध है। पदबंध, पदबंध का अर्थ है जहां पे रेखांकित खत्म होती है उस शब्द को देखना है और पूरी इकाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे महाकाव्य या महाकाव्य क्या है उसको देखना है। तो महाकाव्य महान है जो काव्य, जो आपको बता चुका हूं क्या हो जाएगा, विशेषण का पदबंध। किसका हो जाएगा, विशेषण का पदबंध हो जाएगा। महान है जो काव्य, विशेषण का आपका क्या हो जाएगा, पदबंध। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 19। यहाँ पे है, वह मनुष्य के यथार्थ भावों को दीप्त करता है। वाक्य में विधेय है, वह मनुष्य के यथार्थ भावों को दीप्त करता है। यथार्थ भावों का वास्तविक भावों को प्रकाशित, दीप्त कर क्या प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे वह मनुष्य के दीप्त भावों को प्रकाशित करता है। विधेय क्या है, उद्देश्य और विधेय के संबंधित एक सवाल बनता है। उद्देश्य वो होता है वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट। जिस वाक्य में सब्जेक्ट करता है वो उद्देश्य होगा। कर्ता की विशेषता भी पूछी जाए वो भी उद्देश्य में आएंगे। इनके अलावा सारा का सारा जो है वो विधेय माना जाता है। क्या माना जाता है, विधेय। कर्म भी आता है, क्रिया भी आते हैं, पूरक भी आते हैं, इनके विस्तारक भी आते हैं। कर्ता हटा दो। तो अब यहाँ पे वह है मनुष्य के यथार्थ है, यथार्थ भावों को है, यथार्थ भावों को दीप्त करता है। तो सीधा आ जाएगा यथार्थ भावों को दीप्त करता है, विकल्प नंबर 4। विधेय आपका पूछा जाए तो कर्ता को निकालने के सारा का सारा जो पीछे बचता है वो विधेय माना जाता है। क्या माना जाता है, विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय होता है। तो यहाँ पे विधेय क्या होगा, चौथा, विकल्प नंबर 4। आगे आते हैं, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने, अब ये मेथड के आधारित सवाल है, ध्यान देना, ये शिक्षण विधियों संबंधित सवाल है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो अर्थ है, गति है, प्रवाह है, अक्षर ज्ञान है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण क्या होता है, अक्षर ज्ञान। आप पढ़ोगे कब, जब आपको अक्षर आएंगे तभी पढ़ोगे। तो ऐसे सवाल में यहां विकल्प नंबर क्या होगा, 4 आपका राइट होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने प्रमुख अंतर का आधार है। देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करना, एक है अर्जित करना और एक है सीखना। इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, इन दोनों का प्रमुख अंतर भाषा परिवेश है, भाषा आकलन है, साक्षरता है, पाठ्य सामग्री है। ध्यान देना, भाषा सीखना, भाषा अर्जित करना, दोनों का। तो इन दोनों में हमेशा ध्यान देना, भाषा सीखना अर्जित करना परिवेश पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, परिवेश पर। जहां पे आप रहते हो, इर्द गिर्द है, जहां पे वातावरण है, जहां पे आपका जो रहने का परिवेश है, देख ही है, एक देश मान लो एक दूसरे के देख करके, जैसे बच्चा आप देखा होगा, शहर का बच्चा गांव में आता है तो उसका परिवेश गांव में हो जाता है, तो गांव के अनुसार भाषा सीखता है। एक बच्चा गांव का भाषा शहर में चला जाता है गर्मियों की छुट्टियों में, तो आपने देखा होगा वो भाषा में अंतर, 8-10 दिन वहाँ रहेगा, उन बच्चों के परिवेश में घुल मिल जाएगा, तो वो वहाँ की भाषा अर्जित करेगा। तो यहाँ पे भाषा अर्जित करना, भाषा सीखने का जो है अंतर है वो भाषा परिवेश का अंतर है। किसका है, भाषा परिवेश का अंतर। भाषा आकलन का अंतर है नहीं, साक्षरता है नहीं, पाठ्य सामग्री कोई लेन देन नहीं है। परिवेश है, परिवेश का अर्थ है जहाँ पे जिस रूप में रहता है और जिस क्षेत्र में रहता है उसमें घुल मिल जाना, ढल जाना, वो है परिवेश। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 22। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है। ये आपके
तो ध्यान देना, हिंदी में कोई परिभाषा के संबंधित सवाल भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। संस्कृत में भले नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा सवाल पूछा जाता है जो किसी परिभाषा के संबंधित है। हिंदी में मैंने भाषा के संबंधित क्लास में आपके 4 वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक वीडियो ऐसा है जो भाषा के संबंधित ही है, परिभाषाएं भी है, दिवस है, भाषा कैसी है, विशेषता है, महत्व है। तो यहाँ पे भी एक ऐसे कथन थे, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा के बारे में एक कथन कहा था कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। स्किनर कहा, चामस्की ने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा और पियाजे ने कहा। तो यहाँ पे मैं याद करवा देता हूँ, इसको छोड़ना मत, याद कर लेना। वाइगोत्स्की ने इस कथन को इस रूप में भाषा को कहा कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बंधुओं, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इस बात नोट करना। CTET में 2 बार पूछ लिया, आपको पूछ सकते हैं। तो वाइगोत्स्की यानी सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा के रूप में जोड़ने वाले थे वाइगोत्स्की। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 23। भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा है? भाषा का आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतर संबंध होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल समझिए, सोचिए। ये प्रश्न आपको एक सामान्य रूप पूछा गया है कौशल के बारे में। क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतर संबंधित होते हैं। अर्ज कौशल हमेशा किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 2। हमेशा भाषाई कौशल अर्जित किए जाते हैं। सीख के कौन आया है? जैसे भाषा क्षेत्र में रहेगा तो वो चारों कौशलों में अर्जित करेगा, कभी इसके पैतृक या वंशानुगत नहीं होते। ये भाषा भी आपकी जिस प्रकार विशेषता है, जो भी आपके अर्जित की जाती है, ना तो वंशानुगत है ना आपके पैतृक है, तो इसी प्रकार से कौशल भी क्या किए जा सकते हैं? अर्जित किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट होगा। आगे आते हैं, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। ध्यान देना अच्छी तरह से। सस्वर वाचन कौन सा वाचन है? सस्वर वाचन। अब यहाँ पे सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है, पाठ्य पुस्तक वाचन है। यानी आप सस्वर वाचन करोगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास करने के लिए। तो अभ्यास कब होगा? जब अनुकरण होगा, आदर्श होगा। यानी अभ्यास आदर्श से, अनुकरण से सीख तो है। जैसे आपने देखा होगा, बता रहा हूं कि शनिवार को एक बाल सभा होती है। वो बाल सभा में छोटी क्लासों में एक बच्चा, टीचर एक बच्चे को खड़ा करते हैं और वो बच्चा आगे बोलता है, पीछे बोलते हैं। लेकिन वो एक बच्चा भी, वो बच्चा अनुकरण तो करते हैं लेकिन आदर्श का अनुकरण करते हैं। ध्यान देना, जैसे शिक्षक आगे बोलता है, पीछे बच्चे बोलते हैं। तो शिक्षक की भूमिका, एक बच्चा आगे खड़ा रहेगा और उसके पीछे बुलाते हैं, पहाड़े बुलाते हैं, उच्चारण बुलाते हैं, शब्द बुलाते हैं। तो आदर्श वाचन क्या हो जाएगा? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन से ही सस्वर वाचन का क्या किया जाता है? अभ्यास। अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन से होते हैं, लेकिन अभ्यास के लिए सबसे बेहतर क्या रहेंगे? आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन शिक्षक करता है। कभी पूछा जाए तो आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। हाँ, शिक्षक के माध्यम से बच्चे को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आदर्श वाचन पूछा जाए तो आदर्श वाचन कौन करते हैं? टीचर। और अनुकरण वाचन पीछे बच्चे करते हैं। आगे आते हैं, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ये प्रश्न आपके 2 बार पूछा हुआ है। तो वास्तविक पूछा जाए तो मौन वाचन की शुरुआत कक्षा कौन सी होनी चाहिए? 3 से, 4 से, 6 से, 2 से। 2, 3, 4, 6। जल्दी से बता दीजिए। जिन वास्तविक देखा जाए तो कक्षा कौन सी है, लेकिन अब यहाँ पे कक्षा कौन सी है? यहाँ पे देखा जाए तो मौन वाचन छोटे बच्चों से क्या लेन देन रहा है? मौन वाचन हमेशा कक्षा 6ठी से होता है। लेकिन यहाँ एक बार अपने RTET में, यानी यहाँ पे रीट में सवाल पूछ लिया था L2 में, मौन वाचन कौन सी कक्षा से शुरू करना चाहिए? 3री कक्षा से। मैं मानता हूँ मौन वाचन की शुरुआत कब होती है? कक्षा 6 से होती है। अब बेटा यहाँ प्रश्न आता है, तो यहाँ एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 3 नंबर कहा हुआ है, 3री से तो आपको करना पड़ेगा। कब शुरू करना चाहिए? यानी 3री से। और नियम के जब देखा जाए तो 5वीं तक मौन वाचन बच्चा क्या समझेगा, क्या सीखेगा? 6ठी होता है, लेकिन आगे पूछा हुआ है, इसलिए आप 3री ही करोगे। उच्च माध्य प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करने समय आप सर्वाधिक बल किस पर देते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देते हैं? लिखित परीक्षा पर,
मौखिक परीक्षा पर, पोर्टफोलियो पर, जांच सूची पर। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में ये LIC फर्स्ट से लगा के LIC 8 तक ये काम चल रहा है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपके सामने विकल्प है, उस विकल्प को देखिए। लिखित है, मौखिक है, पोर्टफोलियो है, जांच सूची है। तो ऐसे प्रश्न में देखा जाए तो ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों के पढ़ा हुए बता सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्तमान में ये स्कीम चल रही है LIC फर्स्ट से 8 तक। तो अधिकतर विद्यार्थी में ध्यान देना, क्या करेंगे आपके सामने है, जल्दी से बताइए। और अब मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान देना, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन पोर्टफोलियो से किया जाता है। और पोर्टफोलियो को संस्कृत में पत्राधानम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्राधानम। पत्राधानम ये शब्द है। अब आपने हिंदी में याद कर लिया इंग्लिश शब्द पोर्टफोलियो, लेकिन कभी संस्कृत में शब्द आ जाए तो पोर्टफोलियो को बोलते हैं पत्राधानम। इसमें देखो बच्चे की खुद की आकलन शीट होती है, पेरेंट्स की होती है, सहपाठियों की होती है, बच्चा अपना चित्र बनाता है, सब कुछ है, लेकिन टीचर की भूमिका सक्रिय नहीं रहती। ये बार बार पूछा जाता है पोर्टफोलियो संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका सक्रिय नहीं रहती है, इस बात का ध्यान देना। किसमें? पोर्टफोलियो में। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझें। यानी साहित्य के किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? सस्वर पठन, सस्वर, ध्यान देना। आत्मकथा में, संस्मरण में, एकांकी में, जीवनी में। आत्मकथा में होगा नहीं, संस्मरण में होगा नहीं, जीवनी में होगा नहीं, सीधा क्या होगा? एकांकी में। एकांकी, ध्यान देना अच्छी तरह से। एकांकी और नाटक अलग अलग है। एक अंक पर आधारित। और एकांकी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? आपको पूछा जाए यह एकांकी अच्छी है कि ये एकांकी अच्छा है, शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता कई बार। एकांकी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताइए। एकांकी शब्द पुल्लिंग माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है? एकांकी शब्द आपने बता दिया होगा बेटा, पुल्लिंग माना जाता है, ना कि स्त्रीलिंग। यह एकांकी अच्छी है, ये वाक्य गलत है। यह एकांकी अच्छा है, वो शुद्ध होगा। तो यहाँ पे एकांकी होगा साहित्य का। 27 के बाद 28वां, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य, सस्वर पठन है, उसका उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। तो अब सस्वर वाचन कभी होगा? जब बच्चों की आप झिझक है उसको क्या करना? दूर करना। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 2। यानी सस्वर वाचन से बच्चों के पढ़ने संबंधी जो झिझक है वो क्या हो जाएगी? स्वतः ही दूर हो जाएगी। विकल्प नंबर 2। आते हैं प्रश्न नंबर 29। चुनौती का है, एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचय कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ध्यान देना, बड़ा प्रश्न है, विकल्प देखना है, थोड़ा समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व को से परिचय कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अच्छी तरह बताइए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। ये अपने आप में क्या है? एक चुनौती है। इन भाषा सीखने, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचय कराना कोई नहीं है। बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, यानी चुनौती है। तो एक शिक्षक के रूप में, किसके रूप में? शिक्षक के रूप में बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के, बहुभाषिक, एक कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारी कक्षा में उर्दू पढ़ने वाले भी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले भी हैं, और पंजाबी पढ़ने वाले भी हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी हैं, हिंदी पढ़ने वाले भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आज आपने देखा होगा हर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय भाषा होती है। कई उर्दू लेने वाले तो बच्चे उर्दू शिक्षक के माध्यम से, संस्कृत का पीरियड आता है तो उर्दू वाले निकल जाते हैं। एक पंजाबी वाला शिक्षक रखा हो तो पंजाब पढ़ने वाले वो पंजाबी पढ़ते हैं। और इंग्लिश में तो इंग्लिश का तो कॉमन है ही, और तृतीय भाषा बता रहा हूँ, गुजराती में पढ़ने वाले हैं तो गुजराती का शिक्षक है तो वहां निकल जाते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाले हैं
तो संस्कृत के पास पढ़ते हैं। तो यहाँ एक शिक्षक के रूप में, या अनेक शिक्षक अलग बात है, ध्यान देना अच्छी तरह। क्या है? एक शिक्षक के रूप में। माना कि आप एक कक्षा में गए, जैसे बड़े शहरों में, मेरी बात बता रहा हूं तो दिक्कत आती है, लेकिन अब हमारे उधर सरकार ने पंजाबी शिक्षक भी है और एक उर्दू शिक्षक भी है और एक संस्कृत शिक्षक भी है। तो एक शिक्षक, आप कक्षा में गए और बच्चे उर्दू के भी है, पंजाबी के भी है, इंग्लिश के भी है, संस्कृत के भी है, गुजराती के, महाराष्ट्र के, उड़िया के भी है। तो आपके सामने समस्या आएगी। क्या आएगी? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। कि जैसे कोई एक शिक्षक सभी भाषाओं का ज्ञान होता नहीं है। मैं हूं तो मेरे संस्कृत का हूं, तो संस्कृत का मैं अच्छी तरह रणनीति बना सकता हूं, तो उर्दू की नहीं बना सकता, पंजाबी की नहीं बना सकता और गुजरात नहीं बना सकता। तो अपने अपने भाषा का जो शिक्षक है वो अपनी भाषा पर रणनीति बना सकता है, बहुभाषिक पे नहीं बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, इसका विकल्प सही होगा। भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक, एक गृहात्मक कौशल 2 प्रकार के हैं, वैसे कौशल 4 है। उन चारों कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 अभिव्यक्तात्मक और 2 ग्रहणात्मक। अभिव्यक्ति देना और एक ग्रहण करना। तो अभिव्यक्ति, एक तो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मौखिक अभिव्यक्ति है, और लिखना ये लिखित अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति मौखिक और क्या होते हैं? लिखित कौशल होते हैं। 4 कौशलों को कितने भागों में बांटा गया? 2, अभिव्यक्ति कौशल और गृहात्मक कौशल। अभिव्यक्ति कौशल बोलना और क्या है? लिखना। तो सुनाना बोलना है क्या? नहीं। सुनाना, सुनने से ग्रहण होगा, सुनेंगे आप बोलेंगे, ग्रहण करेंगे, बोलेंगे आगे वाला सुनेगा, लिखेंगे आगे वाला पढ़ेगा। और पढ़ना और लिखना, पढ़ना पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे, और सुनना पढ़ना, सुनेंगे ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे ग्रहण करेंगे। तो ये ग्रहात्मक है और ये अभिव्यक्तात्मक है। आपको क्या पूछा है? अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? बोलना और लिखना। बोलना और लिखना, ये आपका कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। और ग्रहात्मक कौशल कौन सा हो जाएगा? सुनना और पढ़ना। ध्यान देना अच्छी तरह से। और क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुब्बू पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन अभिव्यक्तात्मक है बोलना, लिखना, और ग्रहात्मक है सुनना, पढ़ना। ये आपके प्रश्न हो गए। इस प्रकार से प्रश्न है। एक गद्यांश में दूसरा गद्यांश आपका आधा था, उस गद्यांश के संबंधित आपको मैं सवाल बता देता हूं, जो अभी अपने पहले वाला गद्यांश का अभ्यास करवा दिया था, इनका नहीं करवाया था। तो अब यहाँ पे एक गद्यांश है, थोड़ा सा आप समय लूंगा, लेकिन उस गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लें। कभी प्रश्न आए तो देखो, रामायण बता दिया, सारे भारतवर्ष, तो सारे शब्द बता चुका हूं कि संख्यावाचक विशेषण है, परिचय विशेषण है। इससे यह देखो, ये आपका पुरुषवाचक है, ये निश्चयवाचक है। इससे यह मालूम होता है, यह निश्चित हुआ कि आपका यहाँ की आता है तो मिश्र वाक्य होता है। भारत, भारत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गृह, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और आपका गृह और घर पीछे आया था, ये है आपका तत्सम शब्द भी है। और ये जातिवाचक संज्ञा, जाति का पूछा जाए तो समुदाय भी हो जाएगा। कितने महान, गृह धर्म, घर का धर्म, घर के लिए धर्म, गृह धर्म, गृह का धर्म। और कितने आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। महान, यहाँ पे विशेषण है, जाते थे इस महाकाव्य में, ये भी इस आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन सर्वनाम नहीं होता है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक कैसे हुआ बंधु? देखिए, सर्वनाम के आधार पर, सर्वनाम के बाद में क्या आ गया? संज्ञा आती है, संज्ञा विशेषण भी आ गया। बात एक ही, इस महाकाव्य में इस संकेत हुआ, तो विशेषण है सार्वनामिक। हाँ, विशेषण नहीं है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। महान है जो काव्य बता दिया, यह बात स्पष्ट होती, यह बात, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और बात संज्ञा शब्द भी है, यह बात स्पष्टता सिद्ध होती है, निश्चित होगी कि हमारे देश में गृह आश्रम, ये बात मिश्र वाक्य है। हमारे देश, हमारा, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक का मध्य उत्तम पुरुष है, हमारा यौगिक है। देश जातिवाचक है। गृहस्थ प्लस आश्रम, घर, गृहस्थ प्लस आश्रम, द्विक संधि है। ऊंचा, यहाँ पे सर्वनाम है, कितना ऊंचा आपका विशेषण है। गृहस्थ आश्रम संधि हो गई। हमारे ही आपका निपात है, ये क्या है? निपात, हमारे वापस सर्वनाम है। सुख और सुविधा, सुख सुविधाएं, यहाँ पे विशेषण है। गृहस्थ आश्रम के सारे समाज, एक सारे समाज, एक सारा समाज। सारे शब्द में ध्यान देना, होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। चाहे सारे समाज हो, चाहे सारे देश हो,
सारे शब्द आते ही हमेशा संख्या होगा, सारा समाज तो क्या हो जाएगा, परिमात्रा हो जाएगी। धारण करने वाला है, वह मनुष्य के लिए यथार्थ भाव को दीप्त करता है। वह दीप्त क्या करता है, देखो यहां पे लग रहा है कि पुरुषवाचक है, नहीं, या वह मनुष्य को दीप्त करता है। क्या करता है, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम, ये किसके लिए आया है, गृहस्थ आश्रम के लिए। ये नित्यवाचक सर्वनाम है। नित्यवाचक नहीं होता है तो आपको वह मनुष्य अर्थात सर्वनाम के बाद आ गया संज्ञा शब्द सार्वनामिक, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण दोनों आते हैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं विशेषण करना होगा। संकेतवाचक कहो चाहे सर्वनामिक कहो, सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आ गया। हाँ, सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द आती है, विशेषण है, विशेषण विकल्प में नहीं है तो आप कर सकते हैं। और 6 सर्वनाम में 4 सर्वनाम तो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं, दोनों आते हैं तो आपको विशेषण करना पड़ेगा। यथार्थ, यथा प्लस और दीर्घ संधि और अविभाव समास है। दीप्त का अर्थ प्रकाशित करना। वह, देखिए वह भारतवर्षीय समाज की नींव है। वह भारतवर्षीय संकेत, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, विकल्प में दोनों है तो सार्वनामिक नहीं है। वह भारतवर्ष समाज की नींव है, निश्चितता का बोध भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ विकल्प में ये आ जाए निश्चयवाचक सर्वनाम और सांकेतिक सर्वनाम दोनों, तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा असंभव होगा, दोनों आता है तो स्पष्ट है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आ गया। भारत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समाज जातिवाचक है। जातिवाचक की भी कौन सी है आपकी, ध्यान देना, चित्र बता चुका हूं, समुदायवाचक। नींव, नींव का विलोम शब्द क्या है, कंगूरा। रामायण आप बताए उसी ग्रस्त आश्रम, उसी, यहां पे वही है ग्रस्त आश्रम, जातिवाचक संज्ञा है, संकेत हुआ आपका संख्या सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक नहीं होता है तो नित्यवाचक सर्वनाम। महत्व आपका है, ध्यान देना, विशेषण तो प्रत्यय है इसमें, और महाकाव्य, महान है जो काव्य, कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार से बंधुओं ये हिंदी का एक पूरा सिलेबस नहीं है, टॉपिक वाइज सिलेबस जो पाठ्यक्रम बांटा हुआ है उस पाठ्यक्रम का एक हिस्सा मैंने आपको प्रश्न दिए और प्रश्न आपके सामने मैंने विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आए होंगे। इस प्रकार से हर सप्ताह में एक दिन आपका एक ऐसा टॉपिक होगा, एक दिन हिंदी का, एक संस्कृत का। अब बाकी आपके एक एक टॉपिक के अनुसार चल रहे हैं। कल का आपका टॉपिक भी एक ऐसा प्रश्न पत्र होगा संस्कृत का, तो हिंदी के विद्यार्थी और संस्कृत के दोनों भाषाओं के विद्यार्थी है वो दोनों देख सकते हैं। बाकी संस्कृत के जो नहीं है वो कल का टॉपिक मेरा रहेगा संस्कृत के एक ऐसे प्रश्न पत्र का विश्लेषण जो आपको मैं दूंगा और आप उसको करना। आज भी मैंने आपकी प्रीमियर लाइव के रूप में क्लास ली, बेटा ध्यान देना, लाइव में 1-2 दिन बाद लूंगा, तो जुड़े रहना, अभ्यास करते रहना, युद्ध मैदान को छोड़ के भागना नहीं है। मैंने आपसे 1 घंटे का समय मांगा है और परिणाम मैं आपके आशा के अनुकूल दूंगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। यदि ऐसी कक्षाएं 1 महीने को, आपके 25 अप्रैल को एग्जाम है, 25 अप्रैल 20 अप्रैल में आपको मैं कह रहा हूं मार्च तक इस प्रकार से लेते चलता हूं, 2 महीने के अंदर आपको मैं A to Z सारी मेथड सहित ग्रामर ऐसे अभ्यास करवा के तसल्ली से कहता हूं कि यदि आपने ऐसे मैदान को डटे रहे तो परीक्षा में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। 30 हिंदी के, 30 संस्कृत, 60 तो ये है ही, और मेथड आपके कॉमन है, मूल्यांकन है, CCE है, अधिगम साधन सामग्री है, यानी पूरा बता रहा हूं। 150 में से 70-75 अंक में करवाऊंगा और उससे जुड़े रहिए। और बार बार कहता हूं बेटा थोड़ा सा आप 1-2 विद्यार्थी रोज के जोड़ें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएं। आप मन में ये कंजूसी ना करें, विद्यार्थियों को जोड़ते रहें और मैं देखूंगा मेरे जुड़ेंगे, मेरे पास डिटेल आ जाती है कितने विद्यार्थियों ने नए जुड़े हैं, तो आप इतने आज मेरे कितने विद्यार्थी जुड़े हो, एक विद्यार्थी जोड़ते हो तो कितना होता है, ये मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये लाभ पहुंचाएं और आप भी उसको अच्छी तरह से समझें और लाइक भी करते रहें, और बाकी आपको पता है अभ्यास करते रहें। मैं आपसे यही कहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। शुभ रात्रि।